गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे अशोक के अभिलेख पढ़ रहे थे। आज जो पढ़ेंगे मौर्य काल का 5वां वीडियो है या 5वां क्लास है। अशोक के अभिलेख में हम लोग अशोक के अभिलेख को पढ़ रहे थे कि भाई इसको जो 3 भागों में बांटा गया है। इसके अभिलेख को एक को कहा गया शिलालेख और दूसरा को कहा गया था स्तंभ लेख और तीसरा को कहा गया गुहा लेख। ये भी 2 प्रकार का है शिलालेख। ठीक है। एक क्या है बृहद शिलालेख है और एक क्या है लघु शिलालेख है। बृहद शिलालेख कल कंप्लीट किए थे और आज जो पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे लघु शिलालेख। ठीक है। लघु शिलालेख अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितना है 14 है और कितने स्थान से मिला हुआ है ये 8 स्थान से मिला हुआ है। ठीक है। बात करते हैं आज लघु शिलालेख के बारे में। लघु शिलालेख इसका आकार छोटे होने के कारण इसको कहा गया लघु शिलालेख। अब रहने के लिए लघु शिलालेख की संख्या सैकड़ों में है, सभी को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, जैसे कि 7-8 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, उसको देखते हैं। तो लघु शिलालेख में देखते जाइए। सबसे पहले कंगनहल्ली। ठीक है। यहाँ से मिला है कंगनहल्ली शिलालेख। हाँ, कंगनहल्ली शिलालेख कहाँ है बताइए। कंगनहल्ली ये जो है कर्नाटका में है। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, तो इस शिलालेख में क्या लिखा है तो यहीं पर लिखा है, जैसे कि कंगनहल्ली में लिखा है। इसमें ना जैसे कि पत्थर का शिलालेख है तो अशोक का इसमें चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अशोक का चित्र बना है। कैसा बना हुआ है, उभारदार चित्र। उभारदार मतलब समझे होंगे आप लोग। हाँ कंगन है, गलत लिखाऊंगा मैं। चलो फिर सही है, अब सही ना। ये कंगनहल्ली शिलालेख, इसमें अशोक का चित्र बना हुआ है और अशोक का नाम लिखा है, रानियों अशोक लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर लेख है अशोक का, इसमें अशोक का एकमात्र शिलालेख है जिसमें अशोक का चित्र बना हुआ है, उभारदार चित्र है। और लेख क्या है इसमें, और इसको कई बार एग्जाम में पूछे भी गए ना, कौन सा शिलालेख में अशोक का चित्र बना हुआ, तो कंगनहल्ली शिलालेख में। लेख इसमें लिखा है रानियों अशोक लिखा है। रानियों अशोक मतलब राजा अशोक, इसका मतलब होता है। दूसरा देखिए, भाब्रू विराट शिलालेख। ठीक है। भाब्रू लिखना है, भाब्रू विराट, वैराट, वैराट होगा ना, वैराट शिलालेख। ये जो है राजस्थान, राजस्थान का जयपुर शहर से, यहाँ से मिला है, जयपुर के क्षेत्र से। वैराट शिलालेख ये वाला ना, ये कर्नाटका लिखा है। ठीक है। और ये क्या लिखा है, राजस्थान लिखा है, भाब्रू वैराट। इसमें क्या लिखा देखिए शिलालेख में, मगध राज, मगध राज बौद्ध धर्म के 3 रत्न पर विश्वास करते हैं। मगध राज बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पर यकीन करते हैं, ऐसा लिखा है। अब बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या क्या है बताइए। क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, बुद्ध, बुद्ध, धर्म और संघ। तो हमें ये पता चलता है अशोक कौन से धर्म को मान रहा है, बौद्ध धर्म को मान रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मगध राज, मगध राज मतलब क्या हो जाएगा, मगध के राजा,
मगध राज मगध राज बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या तीन रत्न पर त्रिरत्न, ठीक है, इसे लिखा है त्रिरत्न बौद्धम संघ, बुद्ध धम्म ठीक है संघ पर विश्वास करता है, ये लिखा हुआ है भाब्रू वैराट में। ठीक है, अगला शिलालेख देखेंगे हम लोग। तीसरा मास्की मास्की शिलालेख या लघु शिलालेख ऐसे लिख सकते हो। शिलालेख कहाँ है मास्की, बताइए, कहीं पर लिखा है क्या इसको? कहाँ है ये भी कर्नाटका में है मास्की शिलालेख। ठीक है, गौतम बुद्ध किस परिवार से थे, किस कुल से थे? ठीक है, तो यहाँ पर अशोक के नाम बुद्ध शाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बुद्ध शाक्य लिखा हुआ है। अशोक का नाम, अशोक का नाम बुद्ध शाक्य। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक्य है? तो क्या हो जाएगा? मास्की, कर्नाटका में है ये। ठीक है, चौथा, ठीक है, अब थोड़ा इस पर देखिए, उसके बाद इसको आप लोग लिखना चौथा वाले को, क्योंकि इसमें समझने वाला है। ये पाकिस्तान है, फिर ये अफगानिस्तान है। तो देखिए, दो शिलालेख, एक का नाम है चंपाक, यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र, हाँ, चंपाक शिलालेख, और एक है तक्षशिला। ठीक है, ये दोनों शिलालेख कहाँ से मिला है? चंपाक और तक्षशिला पाकिस्तान से। और इसका भाषा क्या होना चाहिए बताइए? ब्राह्मणी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो भाषा है अरमाइक है या अरेमाइक है। क्या बोलते हैं? हाँ, अरमाइक या अरेमाइक है। अब देखिए, इधर जब जाएंगे कंधार मिलेगा अफगानिस्तान में। ठीक है, इसका जो भाषा है दो भाषा में लिखा हुआ है कंधार को, एक तो अरमाइक में लिखा हुआ है, अरेमाइक में, और दूसरा क्या हो जाएगा? अशोक का एक और भाषा क्या था? यूनानी। तो इसके बारे में सुनिए। तो दो ऐसा शिलालेख है जो कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? अरेमाइक। ठीक है, और कंधार ऐसा शिलालेख है जिसको दो भाषा में लिखा गया है। वह कौन सा शिलालेख है जिसको दो भाषा में लिखा गया है? तो क्या हो जाएगा? कंधार शिलालेख। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले इसको पहले लिखेगा, कंधार को पहले लिखते। ठीक है, चौथा कंधार, कंधार शिलालेख। बताइए कौन सा देश में है कंधार? क्या हो जाएगा ये? अफगानिस्तान में है। ठीक, इस चीज को एक और नाम से जानते हैं, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखना, कंधार को सरे कोना भी बोलते हैं। बताइए, इसको सरे कोना भी बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलेंगे? सरे एक गुना, क्योंकि ये आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो फारसी भाषा का नाम होगा इस क्षेत्र का नाम। ठीक है, कोई, हाँ, सरे एक कुना शिलालेख के नाम से भी जानते हैं, कंधार शिलालेख। ठीक है, अफगानिस्तान में है। तो एकमात्र द्विभाषी शिलालेख, इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अरे यार,
एकमात्र एकमात्र द्विभाषी ठीक है, एकमात्र द्विभाषी शिलालेख है कंधार शिलालेख। ठीक है, अफगानिस्तान में है एकमात्र द्विभाषी शिलालेख, इसको याद रखना। पांचवा, ठीक है, पांचवा कौन सा, इस चंपाक लिखेंगे, चंपाक शिलालेख। और छठवां साथ में इसमें अटैच करेंगे क्या, तक्षशिला। अच्छा, इसका भाषा नहीं लिखेगा, कंधार शिलालेख का भाषा भी लिखोगे, यहाँ पर है। ठीक है, कौन कौन सा भाषा है ये, अरेमाइक और यूनानी, या इसी को क्या बोल देंगे, ग्रीक भाषा बोलते ना ये। यूनानी मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा भी है। ये दो भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक कंधार शिलालेख का, ये दो भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लिखा है चंपाक और तक्षशिला। ठीक है, शिलालेख, और दोनों कहाँ से मिल रहा है, ये पाकिस्तान से मिल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा शिलालेख है, दोनों दोनों ऐसा शिलालेख है जिसमें कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ है, अरेमाइक या अरमाइक। ठीक है, अरेमाइक भाषा का प्रयोग। ठीक है, हो गई। चलो, आपका ये लघु शिलालेख कंप्लीट होता है। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत सारा ना, कम से कम 100 से भी अधिक मिल जाएगा लघु शिलालेख। आप किसको पढ़े, तो उससे अच्छा तो जो क्वेश्चन अधिक पूछा गया है उसको ही उठाया है। ठीक है, जो क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है उस शिलालेख का यहाँ पर नाम लिखा है, जैसे कि ये। चलो लिखिए, फिर एक बार रिविजन कर देते हैं, लिखिए फिर एक बार रिविजन करेंगे। ऐसा लगता है मैं ही ज़्यादा फास्ट चलता हूँ। ठीक है, चलो बताते जाइए। वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का उपहारदार चित्र है और रानियों अशोक लिखा है। ठीक है, वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का बौद्ध धर्म की ओर, बौद्ध धर्म को मानते हैं इसका पता चलता है, भाब्रू वैराट। कौन सा शिलालेख है जो अरेमाइक भाषा में है, बताइए, चंपाक और तक्षशिला शिलालेख। ठीक है, वह कौन सा शिलालेख है जो द्विभाषी है, कंधार या सरे पुना। कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा, मास्की शिलालेख। ठीक है, चलो ये हो गया, फिर आगे चलते हैं, लिखिए लिखिए फटाफट। ठीक है, अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है, आपका ये नहीं हुआ था। ठीक है, अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो पढ़े थे हम लोग, अच्छा अशोक के अभिलेख, हाँ, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख पढ़े जिनमें बृहद और लघु। अब जो पढ़ेंगे कौन सा लेख, स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख पढ़ते हैं। दूसरा स्तंभ लेख, स्तंभ या खंभे पर लिखा गया लेख को कहा गया स्तंभ लेख। ये भी 2 प्रकार का है, एक छोटा खंभा में लिखा गया है और एक बड़ा खंभा में। ठीक है, देखिए ये बड़ा खंभा है इस प्रकार, तो इसको कहा गया बृहद स्तंभ लेख। और एक क्या है, लघु, एक बृहद और एक है लघु। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बृहद स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख
ठीक है। इसकी संख्या की बात किया जाए, इसकी संख्या 8 है, लेकिन ये 7 स्थान से मिलता है। क्या हो जाएगा? इसकी संख्या 8 है, संख्या 8 है, लेकिन ये 7 स्थान से मिलता है, ये 7 स्थान से मिलता है। ठीक है, लिखते जाएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, नाम बस लिखना है, 2-4 में महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा उसका ना, ये भी करेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख। ठीक है, बृहद में नाम क्या लिखा है? हाँ, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख। अब इसका नाम दो कैसा पड़ा भाई? यहाँ पर एक नाम होना चाहिए ना, मेरठ भी पड़ गया और दिल्ली भी पड़ गया। चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये मेरठ दिल्ली, मेरठ शहर कहाँ है बताइए? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये स्तंभ लेख ना पहले ना उत्तर प्रदेश में था, जैसे कि हम जानते हैं क्या है, आपका यूपी है और ये क्या है, दिल्ली का क्षेत्र है, दोनों लगा हुआ है। पहले स्तंभ लेख कहाँ पर था? मेरठ था। ठीक है, एक शासक है जिसने क्या किया, मेरठ से दिल्ली लाया था, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? हाँ, मेरठ दिल्ली। पहले अशोक जब लिखवाते हैं तब ये कहाँ था? मेरठ था। बाद में एक मुस्लिम शासक जिसका नाम है एफएसटी, एफएसटी मतलब क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? हाँ, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया कि भाई इसको मेरठ से कहाँ लाया जाए? दिल्ली। और कैसा लाया होगा? ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, लाए होंगे कुछ जुगाड़ करके, बताइए। ठीक है, इसे एफएसटी आप लोग ऐसा लिख सकते हो, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के शासक था दिल्ली सल्तनत का। इसे एफएसटी ने मेरठ से दिल्ली लाया। वर्तमान में भी ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली लाया। इसका मूल स्थान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, इसका मूल स्थान मेरठ था। जब अशोक लिखवाते हैं तब मेरठ में था ये, इस कारण इसको बोलते हैं मेरठ दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड लिखा है टोपरा दिल्ली, यही हाल इसका भी है। क्या? ठीक है, हाँ, पहले कहाँ था? टोपरा। टोपरा मतलब क्या हो जाएगा? एचआर। एचआर मतलब क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य में था ये। ठीक है, पहले टोपरा में था और इसको बाद में कहाँ ले आया? दिल्ली। कौन लाता है इसे भी? यही चलाता है। कौन लाता है? एफएसटी ने, एफएसटी ने टोपरा से दिल्ली लाया। दिल्ली लाया। ठीक है, टोपरा से दिल्ली लाया, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? टोपरा दिल्ली बोलते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा हो जाएगा प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है, ये लिखा है प्रयाग या इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख, यहाँ पर इलाहाबाद करना। ठीक है, प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख। अब इस पर बहुत सारा फैक्ट बनता है और स्तंभ लेख में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण स्तंभ लेख यही है, प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख। ये पहले ना प्रयाग में था। कहाँ? प्रयाग, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, प्रयाग स्थल जानते होंगे,
वहाँ पर था। बाद में इसको इलाहाबाद अकबर ले आता है। मतलब इसको क्या किया गया, पहले प्रयाग में था, अब बाद में इसको इलाहाबाद के किला में लाकर अकबर क्या कराते हैं, स्थापित कराते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं प्रयाग या दिल्ली, सॉरी, प्रयाग या इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। अब इसी स्तंभ लेख में क्या किया, आप लोग जानते होंगे समुद्रगुप्त का एक कवि था जिसका नाम क्या है, हरिसेन, नाम सुने होंगे, हरिसेन। हरिसेन ने इसी प्रयाग स्तंभ लेख में क्या लिखवाया है, प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया है। देखिए पहले इसमें कौन लिखवाया है, पहले अशोक में इसमें कुछ लेख लिखवाया है, अशोक ने लिखवाया था। बाद में जो जगह खाली था उसमें क्या लिखवाया, हरिसेन ने क्या लिखा इसमें, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का विजय अभियान का पता चलता है इसी से, ठीक है। और बाद में आगे चलकर हरिसेन जहां पर लिखवाए थे ना, उसके नीचे में जहांगीर भी अपना लेख लिखवाते हैं। तो इस प्रकार इसमें 3 शासकों का भी लेख लिखा हुआ है। एक तो पहले किसका होगा, अशोक का, दूसरा क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त का, और तीसरा क्या हो जाएगा, जहांगीर का, ठीक है। 3 शासकों का भी लेख लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रयाग से इलाहाबाद किसने लाया, कौन ला रहा है, नहीं नहीं, फिरोज शाह नहीं, अकबर ला रहा है, अकबर ने लाया, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, पहले ये प्रयाग में था जिसे अकबर ना, अकबर मतलब मुगल शासक, इलाहाबाद की किला है, ठीक है, इलाहाबाद में स्थापित करवाया, स्थापित, ठीक है। 3 शासकों का लेख है इसमें, ठीक है, प्रयाग या इलाहाबाद में कितने, 3 शासकों का लेख है, 3 शासकों का लेख, तो पहला हो जाएगा, एक तो अशोक का लेख है, हाँ वही तो है ना, प्रयागराज और प्रयाग एक ही है, दोनों अलग अलग हैं। मतलब जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है वो क्या है, ये प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। इलाहाबाद भी वही शहर है, लेकिन जो स्थापित कराया था इलाहाबाद के जो किला है, इलाहाबाद की किला लिखना है यहाँ पर, क्या लिखोगे, इलाहाबाद की किला, मतलब दूसरे स्थान पर था, इलाहाबाद की किला भी डाल सकते हो कि किला, अकबर ने एक किला बनवाया था इलाहाबाद का, वहाँ पर ही क्या किया था, स्थापित करवाया था, कहाँ से, प्रयाग से इलाहाबाद की किला लाया, ठीक है। ये भी प्रयाग में है लेकिन किला में स्थापित कराया। 3 शासकों का लेख है, तो पहला देखिए अशोक का लेख है, इसमें सबसे पहले अशोक ही लिखवाते हैं। दूसरा इसमें समुद्रगुप्त ने हरिसेन से प्रयाग प्रशस्ति इसी में लिखवाया, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इसी में लिखवाया। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का विजय अभियान का पता चलता है, ठीक है। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये दरबारी कवि इसी में क्या लिखता है, प्रयाग प्रशस्ति लिखता है। 2 शासक हो गया। तीसरा फिर अंत में जो लिखवाता है वो जहांगीर है, जहांगीर इसमें अभी लेख लिखवाते हैं जहांगीर। इस प्रकार इसमें 3 शासकों का लेख लिखा हुआ है, ठीक, एक अशोक का, दूसरा समुद्रगुप्त का और तीसरा जहांगीर का। चलो ये हो गया, फिर आगे देखते हैं। हो गए क्या ये, हो गए ना ये, चलो फिर इस में लिखते इधर से, चौथा, चौथा देखिए,
रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ लेख। ठीक है, रामपुरवा। यहाँ पर दो स्तंभ है। कितना है यहाँ पर? दो स्तंभ है। यहाँ पर दो स्तंभ है। ठीक है, बताइए, यहाँ पर दो स्तंभ है, सभी पर एक एक स्तंभ था। यहाँ पर रामपुरवा में दो स्तंभ लेख है। अच्छा, इसको प्रॉपर जगह कहाँ है? ये नहीं लिखेगा, इसको कहीं पर लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं ना। ये कहाँ है? ये चंपारण। कहाँ है चंपारण? अच्छा, कहाँ है? ठीक है, अशोक यहाँ पर शासन करने के लिए आए थे, बताइए। चंपारण बिहार में है। ठीक है, और यहाँ से दो स्तंभ लेख मिलता है। देखिए, तो एक स्तंभ लेख में, इसमें कुछ लेख लिखा हुआ है एक में, और दूसरा लेख विहीन है। ठीक है, एक स्तंभ लेख के ऊपर सिंह का आकृति बना हुआ है। किसका? सिंह का। ऐसा किसका आकृति बना है? सिंह का आकृति। ठीक है, और दूसरा जो स्तंभ लेख है उसमें वृषभ, वृषभ मतलब क्या हो जाएगा? बैल या वृषभ का बना है, बैल या वृषभ का आकृति। ठीक है, तो यहाँ पर दो मिला है, इसी कारण कहा जाता है ये 7 स्थान से मिलता है, और इसकी संख्या कितना है? 8 है। यही लिखे थे। उसको ना मैं गलत लिखवा दिया था। ठीक है, आप लोग उसको सुधारना। जो स्तंभ लेख है ये 6 स्थान से मिलता है, इसकी संख्या 7 है। कितना करोगे? हाँ, ये संख्या क्या करोगे? ये 6 करोगे इसको। अरे यार, देखिए ऐसा गलती होता है। चलो, इस नहीं नहीं मिटाएंगे। ठीक है, संख्या 7 है, लेकिन ये कितने स्थान से मिलता है? 6 स्थान से मिलता है। अब समझ में आया? यही 6, दोनों में एक एक कम करना है। रामपुरवा से दो स्तंभ लेख मिला है। ठीक है, सी का आकृति, इसमें कुछ लिखा भी है ऐसा। और ये क्या है? लेख विहीन है। कौन सा? ए वाला। ये क्या है? लेख विहीन है। बैल वाला है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, लेख विहीन है, तो इस प्रकार है। अब इसमें आते हैं, देखिए, पांचवा, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ये भी कहाँ है? देखिए, बिहार में है। बिहार का, इसको क्या करोगे? बिहार में है ये। ठीक है, इस स्तंभ लेख पर, जैसे कि स्तंभ लेख है, तो इसमें किसका आकृति बना हुआ है? इसमें किसका आकृति बना हुआ है? मयूर का आकृति बना हुआ है। किसका? हाँ, इसमें मयूर की आकृति बना हुआ है। स्तंभ लेख के ऊपर ऐसे लिखेंगे, स्तंभ के ऊपर ये यार फिर मयूर की आकृति है। स्तंभ के ऊपर मयूर की आकृति है। ठीक है, फिर छठवा लिखोगे, लौरिया अरेराज। ठीक है, ये भी कहाँ है? बिहार। इसमें कुछ जानकारी मत लिखना, बस इतना ही लिखना। ठीक है, तो आपका ये बृहद स्तंभ लेख क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसकी संख्या 7 है, जो 6 स्थान से मिला हुआ है। ठीक है, लघु स्तंभ में सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 पढ़ेंगे।
आगे चले क्या? नहीं हुआ है। इसको ना ये वाले कोई एपी के एग्जाम में पूछा गया था। वहाँ कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें बैल की आकृति बना हुआ है? इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बैल की आकृति पूछे गए थे और एक मेरे ख्याल से ना मयूर की आकृति वाले को भी पूछे गए थे। अशोक का देखिए, भारत के प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? चार सिंह वाले स्तंभ लेख है ना ये। भारत के जो प्रतीक चिन्ह है जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं? वो तो प्रतीक वाक्य है, मैं प्रतीक चिन्ह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और किसका स्तंभ लेख है वो? अशोक का ही है। अशोक का ही, उसको पढ़ेंगे, लघु स्तंभ लेख है वो। चलो, हो गए क्या ये? चलो देखिए, लघु स्तंभ लेख, अशोक का लघु स्तंभ लेख, इसको फटाफट करते यार। अशोक का लघु स्तंभ लेख। अब इसका संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बताते जा रहा हूँ आप लोग उसके लिखते जाइए। पहला, इसके बारे में थोड़ा मैं बताया था आपको, रुमिनदई। क्या लिखेंगे? रुमिनदई स्तंभ लेख, ठीक है। कहाँ है रुमिनदई बताइए? लुम्बिनी, पाकिस्तान। कहाँ है ये? नेपाल, ठीक है। हम लोग पढ़े थे, अशोक अपने राज्याभिषेक के कौन सा वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा किया था? 20वें वर्ष, ठीक है। जब यहाँ का यात्रा करते हैं तो अशोक यहाँ के बलि कर को समाप्त कर दिया, और दूसरा जो समाप्त किया था भू राजस्व के कर को 1/6 से कितना कर दिया था? 1/8। इस कारण इस स्तंभ लेख को क्या बोलते हैं? आर्थिक स्तंभ लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक। आर्थिक मतलब क्या हो जाएगा? पैसा से संबंधित या धन से संबंधित है। इसी में लिखा गया है, मैं यहाँ का यात्रा अपने शासन के 20वें वर्ष किया और यहाँ के धार्मिक कर और जो भू राजस्व कर है उसको घटाकर 1/8 कर दिया। इस कारण इसको क्या बोला गया? आर्थिक स्तंभ लेख बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आर्थिक स्तंभ लेख। अब कारण मैं आपको बता दिया हूँ, आप लोग बाद में लिखते रहना। आर्थिक स्तंभ लेख, और अशोक का ये सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे छोटा, जितना भी अभिलेख है उसमें से सबसे छोटा यही है। क्या है? सबसे छोटा अभिलेख है ये। ठीक है। रुमिनदई कहाँ है? लुम्बिनी में है। और इस पे लिखा गया है भगवान बुद्ध के बारे में क्या लिखा गया है कि इस स्तंभ लेख में लिखा गया है कि ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें इसमें बुद्ध के जन्म के बारे में पता चलता है। ठीक है, पता चलता है। क्या लिखा देखिए, इसमें जो लेख लिखा है, देखिए जो लेख लिखा है क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हित बुद्ध जात्यति। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, हित बुद्ध जात्यति, मतलब यहाँ पर बुद्ध का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, लेख लिखा है हित बुद्ध जात्यति। तो इसको भी एपी के एग्जाम में पूछा गया था। वहाँ कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें बुद्ध के जन्म स्थली का पता चलता है? तो क्या हो जाएगा ये? रुमिनदई। कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल में है।
ठीक है, ये लिखा हित लिखा है ना, हिंत बुद्ध जाति। सारनाथ स्तंभ लेख। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा डीप से पढ़ाना है, इसको पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, जब अशोक का स्थापत्य देखेंगे तब इसको पढ़ाऊंगा। तो एक चीज़ याद रखना, सारनाथ स्तंभ लेख में 4 शेर मंडित है। ऐसा स्तंभ लेख है तो इसको 4 शेर मंडित है। इसमें कितना शेर? 4 शेर। आपको 3 ही शेर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए देखिए हमारे पास है, इसका दिखाई दिया है ना ये। आपको इस पे 4 शेर है, सामने 1 2 3, पीछे का दिखाई नहीं दे रहा होगा। यही भारत का प्रतीक चिन्ह है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ लेख। ठीक है, 4 शेर इसमें मंडित हैं। क्या लिखेंगे? बस इतना लिख लीजिए, 4 सिंह मंडित हैं, 4 सिंह का आकृति है और भारत का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, भारत का प्रतीक चिन्ह है सारनाथ स्तंभ लेख। सांची। अच्छा, सारनाथ कहाँ है? एक चीज बताइए आप लोग, कहाँ है ये? हाँ, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तंभ लेख। ठीक है, सांची स्तंभ लेख देखिए। इसमें भी सेम है। ठीक है, इसमें भी 4 सेट क्या है? 4 सेट बना हुआ है, बट इसमें ये भारत का प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये वाला। इसमें भी शेर बना हुआ है, इस स्तंभ के ऊपर क्या बना हुआ है? शेर बना हुआ है, इतना याद रखना। आगे जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे ना, जब स्थापत्य पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इसमें जो तीली है, तीली की संख्या कितना है, ये जो बना हुआ है किस प्रकार से बनाया गया है। एकाश्म बना हुआ है, मतलब एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ है, इस कारण इसको कहा जाता है एकाश्म स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो बनना है, इसका जो आकार है अंडाकार में है या शुंडाकार में है, ऐसे भी एग्जाम में पूछते हैं। चल उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और स्तंभ लेख पढ़ते हैं जिसको कहा गया लास्ट में, जिसका नाम है कौशाम्बी। 4 हो गया, 3, चौथा कौशाम्बी स्तंभ लेख। ठीक है, बताइए कौशाम्बी कहाँ है? ये भी कहाँ है? यूपी में है ना ये। और ये सांची के बारे में बात किया जाए, एमपी का रायसेन जिला है। तो एक चीज़ याद रखना, एमपी का रायसेन जिला है तो एमपी लिख लीजिए, सांची एमपी में है। कौशाम्बी स्तंभ लेख यूपी में है ना ये, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एकमात्र स्तंभ लेख, अशोक ने इतना सारा अभिलेख लिखवाया लेकिन अपने किसी भी परिवार के मेंबर के बारे में नाम नहीं लिखवाया। एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें अशोक की पत्नी और उसके पुत्र का उल्लेख किया गया है। क्यों किया गया है? इसमें जो उसका पत्नी दान दे रहे हैं कुछ चीज़, उसका उल्लेख किया गया है। इस कारण इसको कहा जाता है रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रानी के अभिलेख बोलते हैं। इसमें जो क्या लिखा है, एकमात्र स्तंभ लेख, क्या लिखेंगे? एकमात्र स्तंभ लेख, जिसमें अशोक की पत्नी, एक पत्नी का क्या नाम था उसको बताइए? कारुवाकी, इसको लिखे थे कहीं? अशोक की पत्नी कारुवाकी तथा पुत्र, पुत्र क्या इसका संतान का क्या नाम था बताइए? इसको पुत्र का, ये वाला का कुणाल, इसका पुत्र कुणाल। नहीं नहीं, कुणाल नहीं, तिवर दे। हाँ, तिवर, तिवर है। कुणाल तो इसका अलग पुत्र था, ये भी पुत्र है। पुत्र तिवर देव का उल्लेख है। इसमें जो रानी कारुवाकी दान दक्षिणा दे रहे हैं उसका उल्लेख किया गया है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? रानी के अभिलेख बोलते हैं।
रानी का उल्लेख है, रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रानी के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, अशोक का जो तीसरा लेख है, शिलालेख, स्तंभ लेख। इसमें जोर से लगाए, लिखिए, इसको लिखिए। हो गया क्या? चलो आगे करते हैं। नहीं, एक पढ़े शिलालेख पढ़े, फिर स्तंभ लेख पढ़े, तीसरा जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, गुहालेख। ठीक है, अशोक का गुहालेख, गुहा, या इसी को बोलते हैं क्या, गुफा, गुफालेख। ठीक है, गुहालेख या गुफालेख। अब देखिए गुहालेख, गुफालेख कहाँ पर लिखा है, जैसे कि कोई चट्टान है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चट्टान है, ऐसा कुछ चट्टान है, तो इसको तोड़वा कर, चट्टान को तोड़वा कर या तोड़कर इसको क्या बनाया गया, गुफा बनाया गया, गुफा बनाया गया, और इसी में क्या लिखवाया गया, लेख लिखवाया गया, उसको कहा गया गुहा लेख। अब तोड़वाने में इसको कितना समय लगा होगा, बहुत समय लगा होगा ना ये, क्योंकि उस समय तो मशीन वगैरह नहीं था, जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, तो कहाँ पर तोड़े होंगे, कैसे तोड़े होंगे, लिए होंगे छीनी और हथौड़ी, और तोड़े होंगे। अब अशोक ने इसका निर्माण किस लिए किया, ये बड़ी बात है ना ये, क्यों अशोक इसका निर्माण कर रहा है। देखिए हम लोग पढ़े थे, अशोक के पिता का नाम क्या, अशोक के पिता का नाम क्या, बिंदुसार कौन से धर्म को मानते थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का सबसे बड़ा समर्थक यही थे, बिंदुसार। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो आजीवक संप्रदाय के संत होते थे उसको उसको दान में देने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था, इसके रहने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था। किसके रहने के लिए, आजीवक संप्रदाय के संत के रहने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था अशोक ने। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे गुहालेख या गुफालेख। इसका निर्माण चट्टान को काटकर चट्टान को काटकर किया गया, इसी कारण इसको बोलते हैं शैलो उत्कीर्ण बोलते हैं, शैलो उत्कीर्ण बोलते हैं, काट कर किया गया, जिसे जिसे गलत लिख देना, जिसे ऐसा रहेगा, जिसे जिसे आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया, दान में दिया गया। तो कौन कौन सा गुफा है उसका नाम लिखेंगे। अशोक ने कुल 4 गुफा का निर्माण किया। ठीक है, क्या 4 गुफा का निर्माण किया अशोक ने। एक पहाड़ है बिहार में, ठीक है, उस पहाड़ का नाम है बराबर की पहाड़ी बोलते हैं। बताइए, बराबर की पहाड़ी, बराबर रहा होगा बिल्कुल, है ना ये। ठीक है, ये बिहार में है, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण। ठीक, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण किया, इस चारों गुफा का नाम लिखेंगे।
देखिए कौन कौन सा गुफा है। गुफा का नाम सुदामा गुफा, गुफा का नाम सुदामा गुफा, ठीक है। गुफा का नाम ये लिखा है विश्व झोपड़ी, गुफा का नाम कर्ण कर्ण चौपड़, ठीक है। तीसरा हो गया। और चौथा जो गुफा था उस गुफा का नाम है क्या है, लोमस गुफा, ठीक है। ये सभी गुफा लगा लेना, विश्व झोपड़ी गुफा बोलते हैं इसको, ठीक है। और कर्ण चौपड़ गुफा बोलते हैं इसको, और ये क्या है, लोमस गुफा। ये सभी का निर्माण आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अशोक का पौत्र आता है। पौत्र मतलब क्या हो जाएगा, क्या, हाँ पोता। उसका पुत्र का नाम है, यहाँ पर लिख रहे हैं अशोक के पुत्र ना ये, तो इसको भी लिखते हैं अशोक के पुत्र। अशोक के पुत्र जिसका नाम क्या है, दशरथ। कौन है, भगवान राम का पिता का नाम नहीं, दूसरा है ये। भाई नाम उसी का है लेकिन व्यक्ति दूसरा है ना ये। अशोक के पुत्र दशरथ ने ये भी क्या करते हैं, ये भी गुफा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए साथ में, अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन के पहाड़ में, ठीक है, ये पहाड़ का नाम क्या, नागार्जुन पहाड़। नागार्जुन नागार्जुन के पहाड़ में ये भी क्या करता है, आजीवक के लिए या आजीवक संप्रदाय के लिए ये भी 4 गुफा बनवाते हैं, का निर्माण किया, ठीक है, निर्माण किया। अशोक के पुत्र भी बनवा रहा है दशरथ, उसका पुत्र का नाम है। एक चीज और याद रखना, जो अशोक के पुत्र है ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को, हाँ ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका इसका भी एक उपाधि मिलता है। हम लोग ना देखिए प्रियदर्शी उपाधि पढ़े थे अशोक का, 3 शासक का उपाधि ऐसा है जो ना हमें क्या मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। एक तो अशोक का मिलता है, दूसरा क्या हो जाएगा, दशरथ का, और तीसरा क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। ये 3 शासक ऐसा है जिसका उपाधि क्या, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मतलब क्या हो जाएगा, क्या, सुंदर दिखने वाला, ठीक है। आज के अर्थ में हैंडसम दिखने वाले, ठीक है। चलो इस प्रकार ये अशोक का अभिलेख पूरा की पूरा क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 5 मिनट और देखते उसके बाद इसको बंद करता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद कौन कौन शासक आते उसका नाम बस लिखिए। अशोक के बाद जितना भी शासक आए सभी कमजोर थे। क्यों कमजोर हो गया, क्योंकि अशोक ने युद्ध के स्थान पर किस नीति को अपना लिया था, धर्म नीति को अपना लिया था। और उसने कहा कि भाई मैं आगे चलकर युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसमें क्या होता है, जन धन की हानि होता है, जनता भी मारे जाते हैं और धन का भी हानि होता है। इसी कारण जो आगे शासक आते हैं इसी नियम को क्या किया था, फॉलो किया था। इस कारण इसके साम्राज्य धीरे 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 क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, विदेशी आक्रमण होता है, लेकिन शासक शक्तिशाली नहीं था और युद्ध की नीति को इन लोग क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। फिर राज्य क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे अशोक के बाद शासक, ठीक है। अशोक के बाद शासक देखिए, अशोक के बाद शासक या कमजोर शासक। जितने भी शासक आए क्या थे, कमजोर थे, शक्तिशाली नहीं थे, कमजोर शासक। अब इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, नाम बस याद रखना। चलो देखिए अशोक के पुत्र का क्या नाम था, एक का तिवर्दय लिखे हैं, ठीक है। और एक का नाम क्या था, कुणाल भी लिखे थे, कहीं पर लिखे थे कि नहीं लिखे थे,
देखिए इसके बाद जो अशोक के बाद जो शासक बनता है कौन बनता है, ये बनता है कुणाल बनता है। ठीक है, कुणाल के बाद जो बनेगा ये बनेगा, कौन बनेगा, दशरथ। और कौन से धर्म को मान रहा है, ये भी बौद्ध धर्म को मान रहा है। ठीक है, दशरथ जी। दशरथ के बाद जो बनता है, दशरथ के बाद जो शासक बनते, देखिए ये बनता है, कौन बनता है, संप्रति। ठीक है, संप्रति। इसके बाद जो बनता है, ये बनता है, कौन बनता है, आप लोग ऐसे ही लिखते जाना ना क्रम से, शालीशुल्क बनता है, शालीशुल्क। ठीक है, इसके बाद जो बनता है देववर्मन बनता है, सभी कमजोर थे। फिर अंतिम में यहां पर लिख रहा हूं बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ, बृहद्रथ क्या थे, अंतिम शासक थे, अंतिम शासक, बृहद्रथ अंतिम शासक थे। तो इसको पूछते हैं मौर्य काल का या मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन, हाँ बृहद्रथ। ठीक है, इसका हत्या इसी के सेनापति ने कर दिया। ठीक है, इसका हत्या किया था, बृहद्रथ का हत्या, देखिए मैं यहां पर लिख दूं क्या, इसकी हत्या किसका, बृहद्रथ का हत्या, इसका नहीं, सेनापति, इसका सेनापति एक पुष्पमित्र वैश्य है, पुष्पमित्र शुंग है, ये अलग है ना, ये पुष्पमित्र शुंग ने किया। ठीक है, शुंग ने किया, और शुंग वंश की क्या करता है, ये नींव रखता है। पुष्पमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की नींव रखते हैं। इसको क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में बुद्धों का हत्यारा कहा गया, क्योंकि अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे उसको सभी को नष्ट कर दिया था बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा गया, बुद्धों का हत्यारा बोलते हैं इसको, पुष्पमित्र शुंग को। ठीक है, कल जो हम लोग देखेंगे अगला जो इसका क्लास रहेगा अशोक का प्रशासन रहेगा, लगभग 1.5 से 2 क्लास प्रशासन चलेगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही।